हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मास्टरमाइंड क्लासेज। चलो स्टूडेंट, आज क्लास स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ में बेल आइकन बटन को प्रेस कर दो ताकि आगे आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। चलो दोस्तों, हम आज क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं खिलजी वंश के दूसरे शासक अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। इससे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया होगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था ये जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। इसने जलालुद्दीन खिलजी को मारकर 1296 में कड़ा मणिपुर में मारता है और अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित करता है ये। चलो अब आगे पढ़ते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों इसके शासनकाल की बात करें अलाउद्दीन खिलजी की, तो ध्यान रखना 1296 ईस्वी से इसका शासनकाल स्टार्ट होता है और 1316 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलता है। अब ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी को दो नामों से जाना जाता है। एक तो अलाउद्दीन खिलजी, एक अली गुरशास्प। ये इसका बचपन का नाम था दोस्तों। ध्यान रखना, यदि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन के नाम के जिक्र करें नाम का, तो ध्यान रखना अली गुरशास्प था। अब बात करें, सबसे पहले हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के जन्म के बारे में। किसके बारे में दोस्तों? ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1266 ईस्वी में हुआ था। कब? 1266 ईस्वी में हुआ था। बलबन के शासनकाल में हुआ था। बलबन 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठता है। इसका जन्म हुआ था, वो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो किस नगर में हुआ था? तो ध्यान रखना, इसका जन्म सिरसा नगर, क्या सिरसा नगर में हुआ था इसका जन्म। यदि हम सिरसा नगर की लोकेशन की बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखना सिरसा नगर हरियाणा में पड़ता है। इसी के साथ ध्यान रखना, हरियाणा का एक ज़िला है जिसका नाम है सिरसा ज़िला। उसी सिरसा ज़िला में एक नगर है जिसका नाम है सिरसा नगर। उसी नगर में अलाउद्दीन खिलजी ने जन्म लिया था। इसी के साथ ध्यान देना, सिरसा नगर सिरसा ज़िले का मुख्यालय भी है। और इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखना, सिरसा नगर के आसपास भारतीय वायुसेना का हवाई अड्डा भी है। ये भी चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब इसके बारे में पता चल गया कि सिरसा नगर में इसका जन्म हुआ। इसके आगे हम बात करेंगे। ये बड़ा होता है और ध्यान रखना, जैसे ही बड़ा होता है अपने चाचा, क्या बोल रहा हूँ मैं, अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की सेनाओं का नेतृत्व करने लग जाता है। और ये देवगिरी पर जब जलालुद्दीन खिलजी अभियान चलाता है उस समय सेना का नेतृत्व करता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी। देवगिरी से वापस जाकर 1296 ईस्वी में क्या करता है? कड़ा मणिपुर में अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी से गले मिलते समय तो अपने दो सेनापतियों के द्वारा उसे मरवा दिया जाता है। साथ में उसकी पूरी फैमिली को ख़त्म कर दिया जाता है और 1296 ईस्वी में अपने आप को दिल्ली का सुल्तान घोषित कर देता है। अब ध्यान रखना, हम इसके राज्याभिषेक के बारे में चर्चा करें दोस्तों, तो इसके राज्याभिषेक के बारे में करें तो ध्यान रखना, ये 1296 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाता है लाल महल में। कहाँ है? लाल महल में अपना राज्याभिषेक करवाता है। यदि इसकी लोकेशन की बात करें तो ध्यान देना थोड़ा, इसकी लोकेशन है दिल्ली। अब थोड़ा सा और डीपली जाएंगे। इस लाल महल की बात करें तो ध्यान रखना, ये लाल महल बलबन का था। इसने बलबन के शासनकाल में जन्म लिया और बलबन के लाल महल में इसने क्या करवाया? अपना राज्याभिषेक करवाया। कब करवाया? तो ध्यान देना, 1296 ईस्वी में इसने क्या करवाया? अपना राज्याभिषेक करवाया। इसी के आगे थोड़ा और डिस्कस करें दोस्तों। हम अब इसके जन्म के बारे में पढ़ चुके हैं, राज्याभिषेक के बारे में पढ़ चुके हैं। अब थोड़ा ध्यान देना, हम जो डिस्कस करेंगे वो इसके एक उपाधि के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या उपाधि? ये उपाधि कई बार एग्जाम में पूछी गई दोस्तों। इसने एक उपाधि ग्रहण की थी, वो ध्यान देना, वो थी सिकंदर सेकंड बोल दो या फिर बोल दो आप सिकंदर सहानी। ध्यान देना, इस उपाधि के पीछे बहुत महत्वपूर्ण रीजन था। आपको मैं बता दूं, प्राचीन भारतीय इतिहास में हम पढ़ेंगे सिकंदर के बारे में, जिसने सर्वप्रथम 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था और झेलम नदी के किनारे भारतीय राजा पोरस से वो युद्ध करता है, जिसमें राजा पोरस हार जाता है। वही सिकंदर था। ध्यान रखना, ये सिकंदर बहुत महत्वाकांक्षी शासक था। इसका मानना था कि ये पूरा विश्व है उस पर राज करेगा और एक विश्व विजेता बनना चाहता था। कौन?
सिकंदर, इसी के विचारों से ये प्रेरित होता है और अलाउद्दीन खिलजी भी सोचता है कि मैं भी एक विश्व विजेता बनूंगा। इसीलिए ध्यान रखना, इसने उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत दोनों पर शासन किया, बार बार दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, वहाँ की रियासतों को लूटा और वहाँ पर अपना शासन नियंत्रण करवाया। इसीलिए ध्यान रखना, ये सिकंदर के विचारों का अग्रिम होने के कारण सिकंदर सेकंड के नाम से भी जाना जाता है। सिकंदर शाहनी आप इसे बोल सकते हो। इसी के साथ और डिस्कस करें फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना, ये अलाउद्दीन खिलजी, जिसे आप एक्के बोल सकते हो, क्या एक्के, अलाउद्दीन खिलजी, ये अलाउद्दीन खिलजी ध्यान रखना, ये अपनी बाजार, क्या बाजार व्यवस्था के लिए भी काफ़ी फेमस है दोस्तों। बाजार व्यवस्था में भी ध्यान रखना, मूल्य नियंत्रण, मूल्य नियंत्रण, ध्यान रखना, मूल्य नियंत्रण के लिए ये काफ़ी फेमस था। क्यों था नियंत्रण, ये कैसे फेमस था, ध्यान रखना। ये बाजार व्यवस्था क्या है, इसको समझने की कोशिश करना। जब अलाउद्दीन खिलजी 1303 ईस्वी में चित्तौड़ पर विजय प्राप्त करता है, उसके बाद ये दिल्ली में एक बहुत बड़ा शहर मार्केट खोलता है। उसने 3 प्रकार के बाजार खोले थे, जिसमें एक कपड़ा बाजार था, अनाज बाजार था और गुलाम बाजार था। गुलाम वंश को ही एक अलग पार्ट दे दिया जाता है और उसे बोल दिया जाता है, वो मवेशियों का बाजार भी उसे बोल दिया जाता है। हम इस बाजार व्यवस्था के बारे में नेक्स्ट क्लासों में जब अपन चित्तौड़ अभियान पढ़ेंगे, उस समय जस्ट उसके अगली क्लास में इस बाजार व्यवस्था के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इसके ऊपर बाजार व्यवस्था में, जैसे 3 बाजार मैंने बताए, कौन कौन इनके मुखिया थे, सबसे पहले उन पदों पर बैठने वाले कौन थे, ये सब हम बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे। मूल्य नियंत्रण के बारे में आप थोड़ा वो सुन लो। मूल्य नियंत्रण क्या था दोस्तों, ये जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसने सभी वस्तुओं को, सभी प्रकार की वस्तुओं की MRP फिक्स कर दी थी, माने अधिकतम खुदरा मूल्य इसने फिक्स कर दिया था। यदि उससे ज़्यादा कोई भी व्यक्ति सामान बेचता था, उससे ज़्यादा कीमत पर, ऐसा बोला जाता है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा उसे पनिशमेंट दी जाती थी। यदि कोई तोल में गड़बड़ करता था तो ध्यान देना, जितनी तोल में वो गड़बड़ करता था उतनी तोल में उस व्यक्ति का मांस निकाल लिया जाता था, ऐसा बोला जाता है इतिहासकारों के द्वारा। बाकी बाजार व्यवस्था के बारे में हम आगे जैसे इसके अभियान पढ़ेंगे वहाँ बिल्कुल डीपली पढ़ेंगे। फिलहाल आप बस याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाजार व्यवस्था के लिए ये अपने शासनकाल में काफ़ी फेमस था। इसी के साथ आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, ये स्थायी सेना, क्या स्थायी सेना व नगद वेतन, ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी मुस्लिम शासकों में पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखना प्रारंभ किया और उस सेना को वेतन नगद रूप में देना स्टार्ट किया। इससे पहले कोई मुस्लिम शासक नहीं था जिसने स्थायी सेना रखी और साथ में उसे नगद वेतन भी दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा दोस्तों, कहीं बाहर एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसी के साथ आप ध्यान रखना एक चीज़ और, इसी के बारे में ध्यान रखना, वो ये है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दुधारू, क्या दुधारू पशुओं, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया दोस्तों, दुधारू पशुओं के ऊपर कर लगा दिया। इस महाशय ने बहुत बड़ा बदलाव किया। अभी तक फसलों के ऊपर या वस्तुओं के लेन देन के ऊपर कर लगाया करते थे, लेकिन ये अलाउद्दीन खिलजी पहला मुस्लिम शासक हुआ जिसने, ध्यान रखना, दुधारू पशुओं के ऊपर कर लगाया। बोलो, अब तो दुधारू पशुओं के ऊपर कर लगा दिया कि किसान अब खाएगा तो क्या खाएगा। सोचने की बात तो ये थी, ये बहुत ही बोले तो किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं था। दुधारू पशुओं के ऊपर कर लगा दिया गया, ये बहुत किसानों के लिए बड़ी मुश्किल की बात थी। इसी के साथ आप एक और इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा दोस्तों, वो है अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखना, घोड़े दागने की प्रथा
ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ज़रा थोड़ा ध्यान देना। अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसने सबसे पहले घोड़े दागने की प्रथा ये शुरू की। ये प्रत्येक घोड़े के ऊपर चिन्ह बना दिया जाता था इस प्रथा के तहत, और ये फिक्स कर दिया गया कि इस घोड़े का जो सवार होगा वो फिक्स है कि यही व्यक्ति इसके सवारी करेगा। इसलिए घोड़े दागने की प्रथा से संबंधित जिक्र है, तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी था उसका जिसने घोड़े दागने की प्रथा से स्टार्ट की दोस्तों। इसी के साथ ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी सैनिकों का, क्या बोल रहा हूँ मैं, सैनिकों का हुलिया। भैया अब तो सैनिकों का पूरा बायोडाटा अलाउद्दीन खिलजी के प्रशासन के नियंत्रण में रहेगा। बोलो तो ये बोल सकते हो अलाउद्दीन खिलजी ने एक काम कर दिया, प्रत्येक सैनिक का हुलिया, उसका पूरा बायोडाटा लिख लिया करता था, ताकि इसे पता चल जाए कि ये फलानी फलानी जगह का है और ये इस घोड़े का सवार है। ध्यान रखना, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि घोड़े दागने की प्रथा किसे मुस्लिम शासक के द्वारा स्टार्ट की गई। तो ध्यान रखना अलाउद्दीन खिलजी उसका सही आंसर होगा। यहाँ तक मैंने लगभग आपको 7 से 8 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। प्लीज़ मैं कहूँगा कि इन क्वेश्चनों में से आप बिल्कुल भी किसी भी क्वेश्चन को इग्नोर मत किया करो, क्योंकि इसका मतलब समझना कई बार बोल रहा हूँ एग्जाम्स में इन्हीं क्वेश्चनों में से रिपीटेशन हुआ है, बाकी इसके अभियानों में से हुआ है। अब हम जो पढ़ेंगे वो ध्यान देना, अब अलाउद्दीन खिलजी के अभियान पढ़ेंगे। यहाँ तक काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी इसके बारे में। अब अलाउद्दीन खिलजी के अभियानों के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभियान कहाँ कहाँ इसने अपने अभियान चलाए, कहाँ कहाँ इसे जीत मिली और कहाँ कहाँ इसे हार मिली, उसको कहाँ कहाँ से अच्छे कहने का मतलब सामान मिले, घोड़े मिले या फिर बोले तो धन दौलत मिली, उन सब की डिटेल हम अभियानों के अंतर्गत पढ़ेंगे। अब ध्यान देना, अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला क्या अभियान था, गुजरात अभियान। इस अभियान के पहले आप थोड़ी सी बात सुनो, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक स्टोरी सुनो। अलाउद्दीन खिलजी, ध्यान रखना, दिल्ली सल्तनत का रंगीला शासक था। क्या बोल रहा हूँ, दिल्ली सल्तनत का रंगीला शासक इसे बोल सकते हो। मैं तो यही बोलूँगा कि भैया ये केवल अकेला नहीं था रंगीला, इसकी पूरी फैमिली रंगीली थी। आप तो एक काम करो, इसकी फैमिली, पूरी फैमिली को आप रॉयल फैमिली की संज्ञा दे दो। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी रासलीला किया करता था, काफ़ी रंगीला था। अब ये रंगीला शब्द जो मैंने बोला ना, ये ध्यान रखना, इसके अभियानों से पता चलेगा। क्यों भैया? ध्यान देना, इसे रंगीला इसलिए बोला जाता है कि अलाउद्दीन खिलजी के कोई सा भी अभियान हो, चाहे गुजरात अभियान हो, रणथंभौर अभियान हो, देवगिरी अभियान हो, सबसे पहले एक चीज का जिक्र हमेशा आएगा, सभी अभियानों में लुगाई पताई स्त्री बैरबानी को तो मैटर आस्यो ही आस्यो। बिना स्त्री लुगाई के अलाउद्दीन खिलजी ने कहीं भी कदम नहीं रखा, ध्यान रखना। अब बात करें अलाउद्दीन खिलजी का सबसे पहला अभियान था, वो गुजरात अभियान था। ये कब किया गया? तो ध्यान रखना, गुजरात अभियान 1297, क्या 1297-98 ईस्वी में किया गया। और जो अभियान किया गया, ध्यान रखना, 2 सेनापतियों को इसका नेतृत्व सौंपा। उसके बारे में ध्यान रखना, मैं इधर लिख देता हूँ। एक था उलुग खां और दूसरा था नुसरत खां। ये 2 इसके काफ़ी मुख्य सेनापति हैं, ये काफ़ी फेमस है, काफ़ी ताकतवर थे। इन दोनों सेनापतियों के नेतृत्व में अलाउद्दीन खिलजी 1297-98 ईस्वी में अभियान चलाता है, गुजरात अभियान। ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। उस समय, जिस समय यह अभियान चलाया गया, उस समय गुजरात के जो शासक था वो थोड़ा सा हम डीपली पढ़ेंगे। उस समय शासक था कर्णदेव सेकंड। ये सेकंड और फर्स्ट का मैटर बहुत तगड़ा है भाइयों, ध्यान देना। ये फर्स्ट और सेकंड कई बार कंफ्यूजन में डाल देते हैं, तो आप कृपया ध्यान देना। उस समय शासक था कर्णदेव सेकंड, या इसे आप बोल सकते हो रामकरण, यदि आपको ऑप्शन में मिल जाए रामकरण बघेला तो भी आप
इसे टिक करके आ जाना, या ऑप्शन में आपको ये मिलेगा, दोनों में से एक मिलेगा, तो दोनों में से आप कोई सा भी क्लिक कर सकते हो। इसे भी ध्यान देना, इसकी यदि अपन पत्नी की बात करें और पुत्री की बात करें, तो पुत्री का यदि अपन जिक्र करें तो इसकी पुत्री थी, वो थी देवल देवी। क्या? देवल देवी। और इसकी पत्नी की बात करें तो वो ध्यान देना, वो थी कमला देवी। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि देवल देवी और कमला देवी के बारे में हम थोड़ा डीपली डिस्कस करेंगे। कमला देवी जिसे अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ ले गया था, जबकि बीच युद्ध में जब करण देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच संघर्ष चल रहा था, युद्ध चल रहा था, बीच युद्ध में करण देव सेकंड और देवल देवी यहाँ से भाग निकलते हैं, कैसे भी बचकर यहाँ से निकल जाते हैं भैया, और ये पहुँच जाते हैं कहाँ? देवगिरी, जिसका अब हमने देवगिरी जिसका मैंने जिक्र पिछली क्लास में भी किया था। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा थे जलालुद्दीन खिलजी, जिसने अलाउद्दीन खिलजी के नेतृत्व में देवगिरी पर आक्रमण किया था। उस समय भी इसका शासक रामचंद्र, एक यादव वंश शासक था जिसका नाम था रामचंद्र। क्या? रामचंद्र देव। इसी समय ये देवगिरी का शासक होता है। देवल देवी करण देव इसके शरण में पहुंच जाते हैं। इसके बारे में थोड़ा देवगिरी का अभियान होगा, वहां मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। फिलहाल अब आप बस इतना देखिए कि ये दोनों इसकी शरण में चले जाते हैं। हम देवगिरी का अभियान होगा 1307 ईस्वी में, उस समय पढ़ेंगे कि इन दोनों का क्या हाल हुआ, वो हम आगे पढ़ेंगे। अब ध्यान देना, ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, जबकि कमला देवी को अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ दिल्ली ले जाता है। और ध्यान देना, इस कमला देवी को एक उपाधि से विभूषित करता है जिसका नाम है मल्लिका ए जहां। क्या नाम है? मल्लिका ए जहां। एक उपाधि से विभूषित करता है, अलाउद्दीन खिलजी से एक उपाधि प्रदान करता है जिसका नाम है मल्लिका ए जहां। ये करण देव की पत्नी थी कमला देवी। अलाउद्दीन खिलजी अपने साथ दिल्ली ले जाता है, वहां पर ले जाकर इसे एक उपाधि से विभूषित करता है जिसका नाम था मल्लिका ए जहां। अब चलो आगे सुनते हैं। तो ध्यान देना, गुजरात का शासक यहाँ से क्या हो गया था? फरार हो गया था। अब इसके ऊपर नियंत्रण किसका हो गया? ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी का इसका नियंत्रण हो जाता है गुजरात के ऊपर। अब इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ से ये बनेगी कि भैया गुजरात पहली बार, क्या बोल रहा हूँ, पहली बार ऐसा अवसर आया जब गुजरात दिल्ली सल्तनत के नियंत्रण में आया। ध्यान रखना, मुस्लिम शासकों में गुजरात पर दूसरा शासक था ये जिसने आक्रमण किया, लेकिन ध्यान रखना गुजरात पर पूर्ण नियंत्रण करने वाला शासक कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। इससे पहले गुजरात दिल्ली सल्तनत की जो नियंत्रण में नहीं था, पहली बार नियंत्रण में यहाँ से आया। अब इस पर अधिकार हो जाता है, कमला देवी को अपने साथ ले जाता है। एक स्त्री और है, मराठा औरत थी चिमना बेगम, उसके बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। पहले आप मेन चीज़ें देख लो। यहाँ से जब ये वापस लौट रहा होता है, ध्यान रखना, एक मंदिर था गुजरात में जिसका नाम है सोमनाथ मंदिर। ये जब वापस लौट रहे होते हैं, उसी समय गुजरात में स्थित सोमनाथ मंदिर को मुस्लिम शासकों के द्वारा दूसरी बार लूटा गया। क्या बोल रहा हूँ? दूसरी बार लूटा गया। इससे पहले मुस्लिम शासकों में किसने लूटा था? तो मोहम्मद गजनवी था। ध्यान रखना, है दूसरा मुस्लिम शासक था जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा। अरे जब वापस जा रहे होते हैं अपने राजस्थान में भी जैसलमेर जिले को कुछ बोले तो ज़्यादा नहीं लूटा, लेकिन कुछ मात्रा में वहाँ से इसे धन मिला था। अब भैया बात करते हैं यहाँ से, कहाँ से? इसने मल्लिका जहाँ एक जो कर्णदेव की पत्नी थी इसे लेकर जाता है। इसी के साथ एक स्टोरी और ध्यान रखना जिसका नाम है, एक स्त्री को और लेके गया, उसका नाम है चिमना बेगम। एक ये मराठा औरत थी। एक पहले आप एक चीज़ और ध्यान देना, ये जो वापस लौट रहा होता है, इसे सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद एक गुलाम मिलता है जिसका नाम था मलिक काफूर। क्या है रे? मलिक काफूर।
ये बहुत खतरनाक व्यक्ति है, ध्यान रखना। आगे के दक्षिण अभियानों में अलाउद्दीन खिलजी यदि किसी के नेतृत्व में सेना भेजता है तो ध्यान रखना मलिक काफूर था। यह सोमनाथ मंदिर को लूटने के बाद रास्ते में इसे मिलता है। अरे ये ध्यान रखना, मलिक काफूर को अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नुसरत खान ने इसे 1000 दिनार में, कितनी, 1000 दिनार में इसे खरीद लेता है। इसीलिए ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति था मलिक काफूर, जिसे नुसरत खान ने 1000 दिनार में खरीदा था। उसी के साथ ध्यान रखना, इसी मलिक काफूर को भारतीय इतिहास में 1000 दिनारी, क्या 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी काफ़ी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। मलिक काफूर है, 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का आगे चलकर मुख्य सेनापति बनता है। इससे पहले 2 मुख्य सेनापति थे, उलुग खान, नुसरत खान। इनके बारे में आगे और देखेंगे। मलिक काफूर दक्षिण के अभियानों में अब आगे नेतृत्व करेगा। अब थोड़ा ध्यान दो, हम जिसके बारे में डिस्कस करना चाहते थे वो अब करेंगे चिमना बेगम। क्या रहा है? चिमना बेगम गुजरात से एक मराठा औरत, क्या, एक मराठा औरत जिसका नाम था चिमना बेगम, क्या, चिमना बेगम। इसी के साथ एक चीज़ और ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी को यदि गुजरात विजय होने में सबसे ज़्यादा मुख्य योगदान दिया तो एक इसी का सेनापति था, मंगोल सेनापति था, जिसका नाम था मोहम्मद शाह मंगोली। क्या रहा है? मोहम्मद शाह मंगोली। यहाँ से हम जो स्टोरी पढ़ने वाले हैं, फुल लव स्टोरी मूवी पढ़ेंगे यहाँ से भैया, बहुत अच्छी स्टोरी है। यहाँ से चिमना का अलाउद्दीन खिलजी के प्रति वफाई, इन दोनों की प्रेम कहानी हम पढ़ने वाले हैं। आप क्लास छोड़कर मत जाइएगा, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी पढ़ने वाले हैं भैया। इस गुजरात अभियान तक ये जो मंगोल सेनापति था मोहम्मद शाह मंगोली, ये रंडवा था भैया। क्या था? कंवारा बोल दो, रंडवा बोल दो, यहाँ तक ये रंडवा था। अब जब गुजरात विजय होते हैं उसके बाद ये मंगोली जो सेनापति था गुजरात में अपनी नज़र फैलाता है और उसे एक स्त्री दिखाई देती है जिसका नाम क्या रहे? मंगोली। ध्यान रखना, मंगोली की नज़र पड़ी एक मराठा औरत जिसका नाम है चिमना बेगम। इस पर नज़र पड़ते ही इसके दिल में अपार समुद्री भावनाएं उमड़ पड़ती है। ये सोचने लग जाता है कि अब तो मेरा भी रंडवापन या कुंवारापन उतर जाएगा भैया, अब तो मेरी भी शादी होना तय है। लेकिन ध्यान दो, उसी समय ये इसको आकर क्या कर देता है? प्रपोज कर देता है। ये इसे रेस्पॉन्स में कुछ नहीं देती है। उसी समय एक अद्भुत घटना घटी। ध्यान रखना, अलाउद्दीन खिलजी, मैंने पहले ही आपको बता दिया था, एक रंगीला शासक था। इसके अभियानों में लुगाई पत्ता, स्त्री बैरबानी को मैटर आस्यो। ये जब इसकी नज़र पड़ी, प्रपोज कर दिया, उस मैटर के बाद में इसकी नज़र पड़ी किस पर? चिमना बेगम पर। अब ध्यान दो, अलाउद्दीन खिलजी दौड़ा आता है और नाम पूछ लेता है कि तेरा नाम क्या है? तो चिमना बेगम बोला कि मेरा नाम तो क्या है? चिमना बेगम। ये बोलता है कि बेगम अब तुम मेरे साथ बेगम बन के दिल्ली चल, यहाँ क्या करेगी, यहाँ तो सब कुछ उजड़ चुका है। अब देखो यहाँ पर चिमना बेगम बहुत खुश होती है और सोचने लग जाती है कि अब तो मैं दिल्ली दरबार में महारानी बेगम बन के रहूँगी। बोले अब देखो, तो इधर मोहम्मद शाह मंगोली के प्रेम की आग लग चुकी थी। लगाना एक स्त्री की ओर था, उसका नाम था चिमना बेगम। लेकिन उसी समय खिलजी की नज़र पड़ी चिमना बेगम पर और बेगम को लेकर रवाना हो गए कहाँ? दिल्ली के लिए। भैया अब चिमना बेगम सोचने लगे कि मैं तो पटरानी बन के रहूँगी और बेगम बन के रहूँगी अलाउद्दीन खिलजी की।
यहाँ से शुरू होते हैं और दिल्ली पहुँच जाते हैं भैया। अब दिल्ली पहुँचने के बाद की पूरी स्टोरी जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट एपिसोड में पढ़ेंगे। जब तक के लिए यदि आपको हमारी क्लास पसंद आई तो हमारी क्लास को शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और आगे आने वाली क्लासों की सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद।